आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डाक का यूनिट 4 में बेसिकली हम लोग के पास 3 टॉपिक है, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड एंड ग्राफ के कुछ कॉन्सेप्ट। तो बैक ट्रैकिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो बैक ट्रैकिंग जो है ना बेसिकली रिकर्जन के बेसिस पे होता है, रिकर्जन उसका की होता है। और उसमें हम लोग करते क्या है, तो जैसे कि फर्स्ट सॉल्यूशन है ना, कोई एक फर्स्ट सॉल्यूशन है, उससे हम लोग सेकंड पे गए, सेकंड के पास ना 2 ऑप्शन होंगे, एक थर्ड, इसे समझो मान लो ये फोर्थ ये ऑप्शन है। तो अब इसमें ना ये सबसे पहले क्या करेगा, ये थर्ड वाले ऑप्शन पे अगर इसके ऑप्शन पे अगर गया, इस चॉइस पे गया, अगर यहाँ पे अगर उसको सॉल्यूशन नहीं मिला ना, तो ये वापस बैक ट्रैक होके सेकंड पे आएगा और फिर वो तब जाके जो उसका दूसरा चॉइस है, जो फोर्थ चॉइस है उसका दूसरा, सेकंड का जो दूसरा चॉइस है उस पर जाके देखेगा कि कोई सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसमें बेसिकली ये होता क्या है, तो हम लोग बैक ट्रैक करते हैं और वापस से हम लोग दूसरा सॉल्यूशन पे जाके सर्च करते हैं कि सॉल्यूशन है या नहीं। तो बैक ट्रैकिंग का बस यही है कुछ, और कुछ पॉइंट जो है ना वो नोट्स में बस गिवन है कि कुछ डिफिनीशन जैसे पॉइंट अगर आ गए ना लिखने के लिए, बैक ट्रैकिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो कुछ पॉइंट्स हैं, वो कुछ पॉइंट्स देख लो। एक मेन पॉइंट ये भी है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च पे हम लोग इसका बेस, मतलब ये जो है ना डेप्थ फर्स्ट सर्च पे बेस होता है। अब बैक ट्रैकिंग में कौन कौन से हम लोग पढ़ेंगे, तो एक है समझो हम लोग के पास एनक्वींस प्रॉब्लम, एक हम लोग हैमिल्टोनियन पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे हम लोग एक हम लोग पढ़ेंगे इसमें सम ऑफ सबसेट का हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एन क्वींस प्रॉब्लम में क्या होता है। तो एन क्वींस प्रॉब्लम जो है ना बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें ना प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग के पास एन क्वींस गिवन है, ये मान लो एन क्वींस गिवन है। इन एन क्वींस को ना हम लोग को एन इंटू एन मैट्रिक्स में ऐसे प्लेस करना है ताकि वो अटैकिंग पोजीशन पे नहीं आए। तो वही इसमें लिखा हुआ है, देयर आर एन क्वींस एंड वी हैव टू अरेंज दीज एन क्वींस इनटू द एन इंटू एन मैट्रिक्स इन सच ए मैनर दैट नो टू क्वींस शुड अटैक ईच अदर। ऐसे पोजीशन पे रखना है ना कि अटैक नहीं हो, और अटैक अब कौन सा पोजीशन जो होगा ना वो अटैकिंग नहीं होगा। तो जैसे कि ये अगर समझो अगर मैट्रिक्स है ना, ये 4x4 का मान लो 4 क्वीन के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो इसमें है ना कौन सा पोजीशन अटैकिंग होगा। अगर ये क्वीन अगर यहाँ पे है तो इसके सेम रो में और सेम कॉलम में क्वीन नहीं होना चाहिए, तो सेम रो और सेम कॉलम अलाउड नहीं है। अब इसका डायगोनल जो है ना ये भी अलाउड नहीं है। तो ये जितने भी पोजीशन है ना, इसके नियरेस्ट जो पोजीशन होंगे इसके आसपास के, जैसे कि यहाँ क्वीन है तो इसके इधर हम लोग के पास नहीं होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, और सेम रो सेम कॉलम इन सब में हम लोग के पास नहीं होना चाहिए। अटैकिंग पोजीशन यही है। तो ये क्वीन एन क्वींस प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें अटैकिंग पोजीशन कौन सा है, तो नो क्वीन, जो 2 क्वीन है वो सेम रो में नहीं होना चाहिए, सेम कॉलम में नहीं होना चाहिए, और सेम डायगोनल वाले पोजीशन पे डायगोनल पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। तो अब इसके पास ना कुछ कंडीशन होते हैं डायगोनल जो है ना, डायगोनल का कॉमन डायगोनल का कंडीशन क्या क्या होता है। एक पहला हम लोग के पास कंडीशन होता है ना कि अगर जो क्वीन जो है, जो अपर लेफ्ट जो क्वीन होगा, जो अपर लेफ्ट, यहाँ पे देखो ये अपर लेफ्ट है, यहाँ से अब अपर लेफ्ट से ये लोअर राइट की तरफ अगर जा रहा है, ये अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ अगर सेम डायगोनल में जा रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, तो उसमें क्या होता है ना पॉसिबल कि रो माइनस कॉलम का जो वैल्यू होता है ये वैल्यू हमेशा सेम होता है। इसको हम लोग इससे भी देख सकते हैं कि ये Q21 है, Q21 है, इसमें रो और माइनस कॉलम का वैल्यू क्या है 1। फिर Q2 में ये क्या है 32, तो 3 - 2 1। फिर इसमें क्या है, तो 4 - 3 = 1। तो ये जो है ना सेम रो माइनस कॉलम वैल्यू होता है। ये हो गया हम लोग के पास पहला कंडीशन। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मान लो कि अगर ये IJ है और ये दूसरा जो है ना KL है, तो I - J अगर पहला रो का पोजीशन, फिर मतलब पहला क्वीन का और दूसरा क्वीन का, 2 क्वीन का अगर हम लोग ले रहे हैं, तो इन दोनों का रो पोजीशन और माइनस कॉलम पोजीशन अगर हम लोग देखेंगे तो I - J = K - L, ये कंडीशन हुआ, ये पहला कंडीशन है। अब ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग अब अपर राइट से लेके लोअर लेफ्ट के लिए भी हम लोग देख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग के पास जैसे कि ये जो है ना अपर राइट, मतलब ये जो है ना अपर राइट कौन सा हुआ, तो ये हुआ हमारा अपर राइट से लोअर लेफ्ट की तरफ अगर सेम डायगोनल में है, तो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए जो वैल्यू है ना, उसके लिए क्या होता है, तो उसमें रो प्लस कॉलम की जो वैल्यू होती है, रो प्लस कॉलम की वैल्यू सेम होती है। तो इसी में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें देखो जैसे कि ये कोई पोजीशन है, तो ये 2 और 4 का पोजीशन पे है Q1, Q2 जो है वो 3 और 3 का पोजीशन पे है, फिर Q3 जो है वो किसके पोजीशन पे है, 4 और 2 का पोजीशन पे है। तो इन सब का जो सम है 2 + 4 का सम इसमें 6 है,
3 प्लस 3 का सम इसमें 6 है, 4 प्लस 2 का सम क्या है, इसमें 6 है। तो इसमें हम लोग के पास बेसिकली अगर आई जे और के एल के फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, आई प्लस जे इज इक्वल टू के प्लस एल। ये दोनों का हम लोग के पास सम जो है ना, सम इक्वल है। अब इन दोनों जो कंडीशन थे, इन दोनों कंडीशन को मिला के हम लोग ये एक फाइनल कंडीशन बना सकते हैं, मॉडुलो ऑफ आई माइनस के इज इक्वल टू जे माइनस एल। ये हम लोग कंडीशन बना सकते हैं इन दोनों कंडीशन को मिला के। तो ये हमारे पास ना डायगोनल का, सेम डायगोनल का कंडीशन आ जाएगा इससे। तो इसका हम लोग यूज़ ना एल्गोरिथम में करेंगे वैसे, तो इसके लिए हम लोग ये निकाल लिए हैं। अब जो है ना 4 क्वीन प्रॉब्लम देखते हैं कि 4 क्वीन प्रॉब्लम क्या होता है। तो 4 क्वीन प्रॉब्लम में ना हम लोग को 4 क्वीन को प्लेस करना होता है 4x4 मैट्रिक्स के लिए। तो हम लोग इसको स्टार्टिंग से देखते हैं। हम लोग ये अब समझो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं, बस कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वीन 1 को अगर हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे प्लेस किए हैं, तो क्वीन 2 को हम लोग कहाँ प्लेस कर सकते हैं। क्वीन 2 को हम लोग यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ हम लोग नहीं कर सकते हैं, सेम रो में भी नहीं कर सकते और यहाँ कर ही नहीं सकते थे। तो हम लोग क्वीन 2 को हम लोग यहाँ प्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ प्लेस करेंगे। फिर उसके बाद क्वीन 3 जो है ना, क्वीन 3 कहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो क्वीन 3 अब इसमें ना कहीं भी प्लेस नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्वीन 3 प्लेस नहीं हो सकता है क्योंकि Q1 यहाँ पे है। तो सेम कॉलम, मतलब सेम कॉलम में ये प्लेस नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग सेम कॉलम में प्लेस नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे Q3 नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे Q2 यहाँ पे अटैकिंग है, यहाँ अटैकिंग है, ये भी सेम कॉलम में हो जाएगा, इसीलिए हम लोग प्लेस नहीं कर सकते हैं Q3 को। तो अब यहाँ से हम लोग को बैक ट्रैक करना होगा। यहाँ से बैक ट्रैक करके अब Q2 के पास और क्या चॉइस था, Q2 के पास चॉइस था ना कि यहाँ प्लेस हो जाए। तो अब हम लोग यहाँ के लिए देखेंगे, तो Q2 के लिए यहाँ के लिए जब देखेंगे तो Q3 यहाँ प्लेस हो गया, लेकिन अब Q4 कहीं प्लेस नहीं हो सकता। Q4 यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ पे भी नहीं हो सकता क्योंकि Q2 के सेम कॉलम में आ जाएगा। तो Q2 भी अब यहाँ भी नहीं हो सकता है प्लेस, Q3 भी अभी। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब Q2 भी जो है ना यहाँ प्लेस नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब Q1 को ही बैक ट्रैक करेंगे, Q1 पे वापस जाएंगे, यानी कि Q1 का ये पोजीशन गलत है। तो Q1 का ये पोजीशन गलत है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे Q1 को क्या कर रहे हैं, बैक ट्रैक किए। बैक ट्रैक करने पे क्या होगा, अब सेकंड पोजीशन पे Q1 को चेक किए। तो सेकंड पोजीशन पे Q1 को चेक किए तो Q2 अब कहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है क्योंकि यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, अटैकिंग पोजीशन पे है। तो अटैकिंग पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे अभी उसके पास आने का पूरा इसके पास छूट है, तो यहाँ आ सकता है। अब Q3 कहाँ आ सकता है, तो Q3 जो है ना फर्स्ट पोजीशन पे ही यहाँ पे ही आ सकता है क्योंकि कोई अटैकिंग पोजीशन नहीं है यहाँ, तो यहाँ आ सकता है। अब Q4 कहाँ आएगा, तो वो यहाँ आ सकता है, यहाँ पे भी कोई अटैकिंग पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पे भी वो आ सकता है। तो फाइनल इसके पास हम लोग के पास क्या बन गया, Q1 यहाँ पे, Q2, Q3, Q4। ये हमारे पास फाइनल एक बैक ट्रैक का ये n क्वीन मतलब 4 क्वीन प्रॉब्लम का ना ये पोजीशन हो सकता है। अब जो वही प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व किए ना n क्वीन प्रॉब्लम मतलब 4 क्वीन प्रॉब्लम का, अब उस 4 क्वीन प्रॉब्लम के लिए ना हम लोग स्टेट स्पेस बनाएंगे। तो स्पेस ट्री बनाने को आ जाता है एग्जाम में कि स्टेट स्पेस ट्री बना के दिखाओ 4 क्वीन प्रॉब्लम का। तो ये हम लोग को एग्जाम में आता है, तो इसीलिए स्पेस स्टेट ट्री बनाएंगे इसका। तो समझो ये पहला क्वीन का ना हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, समझो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए। अब हम लोग इसको यहाँ से स्टार्ट किए ना, समझो ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे हम लोग Q1 स्टार्ट किए। तो पहला पोजीशन जो है x1 इक्वल टू, पहला जो है ना क्वीन जो है x1 को हम लोग 1 पे अगर समझो प्लेस कर रहे हैं, x1 को हम लोग सबसे पहले 1 पे प्लेस कर रहे थे फर्स्ट पोजीशन पे। तो फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस किए, तो उसके बाद इसके पास सेकंड क्वीन के पास चॉइस क्या है, यहाँ पे अब सेकंड क्वीन के पास x2 के पास चॉइस क्या है, 2 पे चला जाए या फिर x2 इक्वल टू 3 पे चला जाए या फिर x2 इक्वल टू 4 पे चला जाए। इसके पास x2 के पास अभी चॉइस कितना है, सेकंड क्वीन के पास कि 3 चॉइस है, या तो वो फर्स्ट पे चला जाए या फिर सेकंड पे या फिर थर्ड, मतलब सेकंड पे चल जाए, थर्ड पे चला जाए या फोर्थ पे चला जाए। अब सेकंड पे वो जा नहीं सकता है क्योंकि सेकंड पे जाएगा ना तो वो बैक ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन जो है ना उसका अटैकिंग पोजीशन हो जाएगा Q1 के लिए। तो ये अटैकिंग पोजीशन हो जाएगा, इसीलिए इसके ये जा नहीं सकता है, तो यहाँ पे बैक ट्रैक हो जाएगा। अभी वो 3 पे जा सकता है, तो 3 पे जा सकता है, तो 3 पे अब जाएगा ना, तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि 3 पे क्या बनेगा। तो 3 पे जा सकता है, तो 3 के पास अब उसके पास चॉइस क्या है, 3 पे जाएगा तो x3 के पास चॉइस क्या बन जाएगा,
x3 के पास चॉइस है 2 का, x3 के पास है चॉइस 4 का, ये दो चॉइस है। तो x3 जो है ना 2 पे अभी नहीं जा सकता है, क्योंकि 2 पे जाएगा तो वो समझो अटैकिंग पोजीशन पे आ जाएगा, और 4 पे भी नहीं जा सकता है क्योंकि वो भी अटैकिंग पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे वो था ना, जैसे हम लोग के पास ये डायग्राम बना था, ये डायग्राम बना था ना, ये Q1 का जो Q3 का, तो ये Q3 जो है इस यहाँ पे, ये जो है ना Q3 जो है उसके पास ऑप्शन अभी क्या क्या है, तो 2 और 4 का ऑप्शन है। तो 2 और 4 ये दोनों पोजीशन अटैकिंग पोजीशन है डायगोनल का, तो इसीलिए वो यहाँ पे अभी नहीं जा सकता है। तो 2 और 4 तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो 2 और 4 में वो नहीं जा सकता है। अब बाकी अब उसके पास, यानी कि अब यहाँ से हम लोग को बैक ट्रैक करना होगा। तो x2 अब कहाँ कहाँ जा सकता है, x4 में जाएगा x2, तो 4 में भी हम लोग जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 में जाएगा तो पहला जो ऑप्शन इसके पास है, तो यहाँ x3 इक्वल टू क्या होगा, 4 के पास 2 और x2 इक्वल टू 3, ये दो ऑप्शन है। तो x2 इक्वल टू 3 जो है वो क्या होगा, अटैकिंग पोजीशन, तो यहाँ नहीं जा सकता है, जो बैक ट्रैक हो जाएगा। तो x3 इक्वल टू 2 पे जा सकता है। तो x3 इक्वल टू 2 पे अगर गया तो x4 के पास जो चॉइस है, x4 के पास अब 3 का चॉइस है, तो वो 3 पे जा नहीं सकता है क्योंकि अटैकिंग है, तो इसीलिए यहाँ से भी बैक ट्रैक हो जाएगा। तो ये सबसे बैक ट्रैक हो गया। इसका क्या मतलब है, सबसे अगर बैक ट्रैक हो गया यानी कि x1 का पोजीशन गलत था, तो x1 को हम लोग सेकंड पोजीशन पे देखेंगे। तो x1 इक्वल टू सेकंड पोजीशन पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा सही है। तो सेकंड पे करेंगे तो x2 के पास अब क्या क्या ऑप्शन है, x1 अगर सेकंड पे आ गया तो x2 के पास ऑप्शन क्या क्या है, 1, और x2 के पास ऑप्शन है 3 का, और x2 के पास ऑप्शन है 4 का। ये 3 ऑप्शन उसके पास बच गए। तो इसमें हम ये जो 3 ऑप्शन बचा, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे x2 इक्वल टू 1 पे नहीं जा सकता है क्योंकि अटैकिंग पोजीशन है, तो बैक ट्रैक हो जाएगा। फिर x2 इक्वल टू 3 पे नहीं जा सकता क्योंकि वो बैक ट्रैक हो जाएगा, अटैकिंग पोजीशन है। तो x2 के पास बस एक ही ऑप्शन अब वैलिड ऑप्शन बचा जो x4 पे है, यहाँ पे वो जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है। तो अब x3 कहाँ कहाँ जा सकता है, तो x3 के पास ऑप्शन क्या है, 1 पे नहीं जा सकता है क्योंकि 1 पे फर्स्ट क्वीन का आ गया है, तो सेम रो में नहीं जा सकता है, इसीलिए 1 पे नहीं जाएगा। फिर 4 मतलब x2 इक्वल टू 4 है, इसलिए 4th पे भी नहीं जा सकता है। तो x3 के पास ऑप्शन क्या क्या बचा, 1 का और 3 का, तो 1 पे जाएगा और एक 3 पे जाएगा। x3 जो है ना 3 पे जा सकता है, लेकिन अब 3 पे जो है, 3 पे अगर वो जाएगा तो क्या होगा, अटैकिंग पोजीशन आ जाएगा x2 के साथ। तो ये यहाँ से ये बैक ट्रैक हो जाएगा, ये बैक ट्रैक हो गया। तो 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब 1 पे जाएगा तो कोई इसको दिक्कत नहीं है अभी तक। अब उसके बाद x4 को देखेगा, अब ये 1 जो है x4 पे देखेगा। x4 के पास ऑप्शन क्या क्या है, 2 फिल हो गया, 4 फिल हो गया, 1 फिल हो गया। तो ऑप्शन क्या क्या बचा, बस एक ही ऑप्शन बचा 3 का। अब 3 पे आया, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन पोजीशन, यहाँ पे कोई अटैकिंग पोजीशन तो नहीं है, तो 1 और 3 में कोई अटैकिंग पोजीशन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है ना ये वैलिड है। तो ये जो सॉल्यूशन बना, तो ये सॉल्यूशन मैट्रिक्स कौन कौन सा बना, ये जो है 2 का, और ये 4 का, और ये 3, और नहीं यहाँ पे मतलब ये 1 और फिर ये 3, ये बना समझो हम लोग के पास। तो इसी का जो है ना जो पोजीशन बना वो क्या हुआ, Q1 का पोजीशन क्या है तो 2, Q2 का पोजीशन क्या है तो 4, Q3 का पोजीशन क्या है 1, तो ऐसे ही Q4 का पोजीशन क्या है तो 3। ये हम लोग के पास जो है ना इसका स्टेट स्पेस सॉल्यूशन भी बन गया। तो ये है स्टेट स्पेस ऑफ एन मतलब 4 क्वीन प्रॉब्लम। मोस्टली हम लोग को एग्जाम में 4 क्वीन ही आता है, 8 क्वीन के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा इसका डायग्राम बन जाएगा ना, उतना बनना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए मोस्टली वो आता नहीं है। तो हम लोग के पास यही है इसका बेसिकली स्टेट स्पेस ट्री। अब स्टेट स्पेस ट्री में ना कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जैसे कि हमने पहला जो है लाइव नोड, तो ये टर्मिनोलॉजी बस हम लोग को याद करने के लिए ये सब होता क्या है बस एक्चुअली, तो बस उसके लिए है। बस लाइव नोड क्या, तो जो न्यूली जनरेटेड अगर नोड है तो उसको हम लोग लाइव नोड कहते हैं। और फिर ई नोड क्या होता है, तो जो नोड अगर एक्सपेंड हो रहा है, अभी जिसका चिल्ड्रन बन रहा है, ये ई मतलब होता है एक्सपेंडेड नोड। तो जो अभी एक्सपेंड हो रहा है ना, जिसका चिल्ड्रन जनरेट हो रहा है जिस नोड का, उस नोड को हम लोग कहते हैं ई नोड। अब डेड नोड क्या होता है, तो डेड नोड उस नोड को कहते हैं जिसको अब हम लोग आगे एक्सपेंड फर्दर नहीं करेंगे। जैसे कि ये बैक ट्रैक वाले जो नोड है ना, बैक ट्रैक वाले जितने भी नोड है, यहाँ पे भी बैक ट्रैक वाले, यहाँ जो बैक ट्रैक वाले, इसको हम लोग अब आगे नहीं चेक करेंगे। तो आगे नहीं चेक करेंगे इसका क्या मतलब है कि अब हम लोग के पास ये डेड नोड हो गया, ये हो गया समझो डेड नोड। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग को, और भी टर्मिनोलॉजी है इसमें, तो वो टर्मिनोलॉजीज बस हम लोग को थ्योरी के तौर पे इसको पढ़ लेना है। जितने भी टर्मिनोलॉजीज है ना और जितने भी पॉइंट है, ये सारे पॉइंट को हम लोग को बस पढ़ लेना है। एमसीक्यू नहीं, मतलब इसको हम लोग
रिटर्न में थ्योरी के तौर पे अगर लिखने के लिए ये टर्मिनोलॉजी पढ़ लेना है। और इसी टर्मिनोलॉजीज में ना ये एक एक्सप्लिसिट कांस्टेंट और इम्प्लिसिट कांस्टेंट आता है। तो एक्सप्लिसिट कांस्टेंट ना मतलब n क्वींस है ना, तो उसके लिए क्या एक्सप्लिसिट कांस्टेंट होगा, तो एक ऐसा वेक्टर है ना एक्सप्लिसिट कांस्टेंट जो हम लोग को एक तरह से सेट बताता है कि इस सेट में से वो सॉल्यूशन का जो है ना, इसमें से हम लोग के पास वैल्यू लेना है। जैसे कि 4 क्वींस के लिए पास जो है ना वैल्यू हम लोग क्या क्या ले रहे थे, 1 2 3 4 ऐसे ही हम लोग वैल्यू ले रहे थे, या तो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा या सेकंड रो पे या थर्ड रो पे या फोर्थ रो पे, ऐसे ही पे आएगा ना। तो उसके लिए 4 क्वींस के लिए 1 2 3 4 आया। ऐसे ही 8 क्वीन के लिए क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो सेट है ना उस सेट से जो हम लोग नंबर ले रहे हैं, तो वो एक तरह से जो कांस्टेंट है कि इतना ही नंबर ले सकते हैं, उसको हम लोग एक्सप्लिसिट कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो इम्प्लिसिट कांस्टेंट है, तो ये इम्प्लिसिट कांस्टेंट क्या करता है ना कि जो हम लोग के पास जो है ना कंडीशन जो था, जो कंडीशन था ना n क्वींस के लिए, जैसे के लिए क्या है कि सेम रो में नहीं होना चाहिए, कॉलम में नहीं होना, शुड नॉट बी, यहाँ पे है ना शुड, क्वीन शुड नॉट बी होना चाहिए, शुड नॉट बी इन सेम रो सेम कॉलम या डायगोनल, ये जो कांस्टेंट है ना। अच्छा यहाँ पे नो 2 क्वींस है ना, तो बस यही है, सही है। तो नो 2 क्वींस शुड बी इन, मतलब कोई भी 2 क्वीन जो है ना सेम रो में नहीं होना चाहिए, कॉलम में नहीं होना चाहिए और डायगोनल में नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं, इसी को हम लोग इम्प्लिसिट कांस्टेंट कहते हैं। तो ये बेसिकली n क्वींस प्रॉब्लम था ऐसे ही। अब इसके लिए ना एक एल्गोरिथम है, n क्वींस प्रॉब्लम का जो एल्गोरिथम है, तो एल्गोरिथम में इसके अंदर दो एल्गोरिथम काम करता है, एक प्लेस एल्गोरिथम और एक n क्वींस का अपना एल्गोरिथम। तो प्लेस एल्गोरिथम में क्या होगा, तो प्लेस एल्गोरिथम में बेसिकली करता क्या है, तो ट्रू करता है अगर क्वीन को, जो क्वीन है ना उस क्वीन के लिए क्वीन कैन बी प्लेस्ड इन द kth रो। अगर ये जो है ना ये रो है और ये कॉलम है, तो ये अगर kth रो और ith कॉलम के अगर ये प्लेस कर सकते हैं क्वीन को, तो उसके लिए वो ट्रू करेगा, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, तो अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, तो इसमें हम लोग j = 1 से लेके k-1 जो है ना, जितने भी प्रीवियस क्वीन थे उन सब के लिए हम लोग फॉर लूप एक लगाएंगे और ये चेक करेंगे ना कि जो x ऑफ j है वो अगर इक्वल है i के का मतलब क्या हो गया कि सेम कॉलम में नहीं होना चाहिए ना, तो वो सेम कॉलम में है अगर, या तो अगर वो सेम डायगोनल में है, अगर सेम कॉलम में है या सेम डायगोनल में है, तो उसमें हम लोग को क्या करना है, तो फॉल्स रिटर्न करना है, क्योंकि वो हो नहीं सकता है, प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो ये फॉल्स कंडीशन हो जाएगा। ये सारे फॉर लूप रन होने के बाद अगर वो कुछ नहीं है, मतलब अभी तक अगर उसको फॉल्स में रिटर्न नहीं किया है, तो सबसे लास्ट में क्या होगा, तो लास्ट में वो रिटर्न ट्रू करेगा। ये प्लेस एल्गोरिथम है। अब ऐसे ही क्वींस एल्गोरिथम में क्या होगा, तो क्वीन वाले में क्या होगा, तो इसमें हम लोग बैक ट्रैकिंग का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग प्रोड्यूस करेंगे जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना उसके लिए वो हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें हम लोग i = 1 से लेके n तक के लिए n क्वींस है ना, तो n क्वींस के लिए हर एक पोजीशन को हम लोग, मतलब हर एक क्वीन को प्लेस कर रहे हैं ना, तो क्वीन अगर i = 1 से लेके n तक होगा, तो i = 1 to n हम लोग जो है ना फॉर लूप रन करेंगे। फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि हम लोग प्लेस कर सकते हैं या नहीं। अगर वो प्लेस कर सकते हैं तो xk = i, जो जिस पोजीशन पे हम लोग प्लेस कर रहे हैं ना उस पोजीशन पे हम लोग xk का वैल्यू दे देंगे। और अगर k का वैल्यू अगर n हो गया, k का वैल्यू n हो गया का मतलब क्या हो गया कि जितने भी जो क्वीन थे सारे पोजीशन हम लोग प्लेस हो गए हैं। तो क्वीन अगर n हो गया तो उसमें हम लोग प्रिंट कर देना है जितने भी सॉल्यूशन अभी तक आए हैं वो सारे सॉल्यूशन को प्रिंट कर देना है। एल्स अगर ये k अगर n नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब नेक्स्ट क्वीन को हम लोग फॉलो करेंगे, मतलब k+1 जो वैल्यू है ना उसके लिए हम लोग अब इसको रन करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे रिकर्जन का यूज हो रहा है। तो ये रिकर्जन के बेस पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एल्गोरिथम को समझने के लिए ना हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हम लोग एल्गोरिथम को समझेंगे, मतलब कि एल्गोरिथम कैसे कर रहा है। वैसे हम लोग के पास एग्जाम में आएगा ना, तो एग्जाम में हम लोग को ये बनाना है, ये जो है ना पूरा एग्जाम में अगर आएगा तो ये पूरा ऐसे करके हम लोग को बनाना है जहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाए वहाँ तक। उसके बाद ये बनाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुमको सॉल्यूशन मिल गया ना तो ये बनाने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में या तो अगर तुमको स्टेट स्पेस बनाने को बोला गया है ना तो स्टेट स्पेस बनाने को गया है तो बस ये बनाना है। लेकिन अगर तुमको अगर n क्वींस प्रॉब्लम को अगर बोला है सॉल्व करने, 4 क्वींस प्रॉब्लम समझो सॉल्व करने बोला है, तो ये तुमको बना के दिखाना है।
तो ये बनाने के लिए मतलब ये एल्गोरिथम के बेसिस पे है। तो एन क्वींस हम लोग सबसे पहले एन क्वीन को कॉल करेंगे। एन क्वीन 1-4 कॉल करेगा किसको किसको, प्लेस वन को सबसे पहले इसको कॉल करेगा। तो इसको कॉल करेगा तो इसके लिए हम लोग के पास क्या होगा, एन क्वींस ये किसको कॉल करेगा, एन क्वींस 2-4 को। तो 2-4 को ये कॉल किया तो अब 2-4 जो है किसको किसको कॉल करेगा, प्लेस 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 इसको कॉल करेगा। अब 2-3 जो है ना वो किसको कॉल करेगा, तो एन क्वींस 3-4 को कॉल करेगा। एन क्वीन 3-4 को कॉल करेगा तो वो 3-4 अब ये देखेगा ना कि किसको किसको कॉल करेगा, तो प्लेस 3-1, प्लेस 3-2, प्लेस 3-3, प्लेस 3-4 इसको कॉल करेगा। अब ये जितने भी प्लेस थे ना एल्गोरिथम से सारे प्लेस कट क्रॉस हो जाएंगे। क्रॉस हो जाएंगे का मतलब क्या, कि इन सब में से हम लोग किसी को भी प्लेस नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे इसको प्लेस कर पा रहे थे इसीलिए हम लोग आगे बढ़े। जिसको भी प्लेस कर पा रहे हैं ना उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर प्लेस नहीं कर सकते हैं तो क्रॉस होके ये वापस रिटर्न हो जाएगा। तो फिर बैक ट्रैक होके अब ये यहाँ गया, इसमें आप समझो कि कोई प्लेस नहीं हो पाया Q3 इसीलिए अब ये वापस ऊपर जाएगा। फिर अब इस पे कॉल करेगा प्लेस 2-4 पे कॉल किया। अब 2-4 पे कॉल किया ना तो अब वो किसको कॉल करेगा, तो एन क्वींस 3-4 को हम लोग कॉल करेंगे। ये बेसिकली ना स्पेस स्टेट जो बनाया है ना उसी की जैसा ही है। स्पेस स्टेट में भी हम लोग ऐसे ही कर रहे थे ना कि हम लोग सबको देख रहे थे। x1 को हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे देखे। फर्स्ट पोजीशन जो है ना एक तरह से प्लेस 1 है उसको हम लोग आगे फर्दर कर रहे हैं। तो 2, 3, 4 जितने ऑप्शन थे तो 2 में ये नहीं गया, 3 में गया। 3 में अब हम लोग के पास ऑप्शन थे तो जितने भी ऑप्शन थे उसमें से हम लोग के पास सारे बैक ट्रैक हो गए तो 4th में गया। ऐसे ही करके उसमें भी है। बस उसमें ये है ना कि उसमें सारे प्लेस को हम लोग लिख रहे हैं। प्लेस का जितना भी पॉसिबल है ना 1, 2 मतलब जैसे कि ना 2-1 भी है, 2-2 भी है, सारे पोजीशन को हम लोग लिख रहे हैं। चाहे वो सेम कॉलम में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। सबको हम लोग लिख रहे हैं और सेम कॉलम में हो रहा है तो हम लोग क्रॉस कर दे रहे हैं। या फिर यहाँ पे सेम कॉलम में हो रहा है तो इसको क्रॉस कर रहे हैं। इसमें हम लोग अटैकिंग पोजीशन पे है तो क्रॉस कर दे रहे हैं। तो यही एक तरह से यही इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो एन क्वींस 3-4 में ये बैक ट्रैक हो गया। बैक ट्रैक होने के बाद फिर प्लेस 2-4 पे गया। 2-4 पे गया तो इसमें हम लोग एन क्वींस 3-4 हम लोग इसको कॉल करेगा। प्लेस 2-4 जो है कॉल करेगा एन क्वींस 3-4 को। अब एन क्वींस 3-4 अगर जब आएगा तो वो किसको कॉल करेगा, प्लेस 3-1, 3-2, 3-2, 3-3, 3-4 सबको कॉल करेगा। अब जो है ना इसमें से सारे पोजीशन अटैकिंग थे तो ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, सारे अटैकिंग थे। ये अटैकिंग नहीं था तो ये अटैकिंग के लिए आगे फर्दर क्वीन को एन क्वींस 4,4 कॉल करेगा। एन क्वींस 4,4 अब ये किसको कॉल करेगा, तो प्लेस 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 सारे जो है ना सारे क्रॉस हो गए। सारे अटैकिंग पोजीशन होंगे, सारे अटैकिंग पोजीशन है। अटैकिंग पोजीशन होने के कारण सब क्रॉस हो गए। तो अब इसमें बच क्या जाएगा, तो ये फिर से बैक ट्रैक होगा। अब ये भी क्रॉस होके बैक ट्रैक ऊपर गया तो बैक ट्रैक ऊपर गया तो फिर ये ऊपर गया, ये भी पूरा क्रॉस हो गया। तो अब यानी कि ये पूरा बैक ट्रैक हो जाएगा। यहाँ तक ये बैक ट्रैक हो गया। बैक ट्रैक होगा तो अब क्या होगा, हम लोग अब इसको कॉल करेंगे प्लेस 1-2 को। प्लेस 1-2 को कॉल करेगा, ये 1-2 को कॉल करेगा। तो 1-2 को कॉल करने के बाद वो क्या करेगा, एन क्वींस 2-4 को कॉल करेगा। 2-4 को कॉल किया। अब 2-4 किसको कॉल करेगा, 2-1, 2-2, 2-3 इन सबको कॉल करेगा। ये सारे अटैकिंग पोजीशन है तो इन सबको क्रॉस करेगा। बच कौन गया, तो ये 2-4 बस बच गया। तो 2-4 अब किसको कॉल करेगा, तो एन क्वींस 3,4 को कॉल करेगा। 3-4 किसको कॉल करेगा, तो प्लेस 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 सबको कॉल करेगा। ये सारे अटैकिंग पोजीशन है तो ये सारे कट जाएंगे। बच कौन सा गया, बस एक ही स्टेप ये बच गया। तो ये बच गया तो इसी की ये अब किसको कॉल करेगा, एन क्वींस 4,4 को कॉल करेगा। एन क्वींस 4,4 किसको कॉल करेगा, तो 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 सबको कॉल करेगा। ये जितने थे अटैकिंग पोजीशन थे तो सारे अटैकिंग पोजीशन वाले कट हो जाएंगे। बच कौन सा गया, ये। और ये हम लोग देखेंगे कि किसी में अटैक नहीं हो रहा है तो ये मतलब सेटिस्फाई हो गया। एन क्वींस 4,4 में सेटिस्फाई हो गया तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग के पास इस ट्री को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसी ट्री का ना एल्गोरिथम जो था उस एल्गोरिथम को समझने के लिए ना इतना बड़ा तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे कि इसमें इतना बड़ा जो है ना पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3 पेज का पूरा इसका 4 क्वींस का है, उतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग को 1-2 स्टेप बस करके दिखा देना है। 1-2 स्टेप अगर करके दिखा दोगे ना तो वो भी एनफ है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि है ना ये पहला वाला में हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग दूसरा में जा रहे हैं ना कि प्लेस कर रहे हैं। हम लोग इसमें प्लेस कर रहे हैं, इसका जो पोजीशन है ना प्लेस कर रहे हैं 2-1 को। हम लोग इसमें बस हम लोग इसका जा रहे हैं। ये जो है ना एन क्वींस का, इसको हम लोग प्लेस कर रहे हैं ना।
ये 2 1 2 2 2 3 2 4, इसको हम लोग बस सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो हम लोग प्लेस कर रहे हैं 2 1 को प्लेस कर रहे हैं। तो 2 1 में जो एल्गोरिथम था, एल्गोरिथम क्या था, प्लेस करने का जो एल्गोरिथम था, उसके पास एल्गोरिथम में क्या क्या था, फॉर j इक्वल टू 1 से लेके k माइनस 1 तक। तो j इक्वल टू k से लेके मतलब 1 से लेके k माइनस 1 तक। तो 1 से लेके k माइनस 1, यहाँ पे ये k है और ये i है। तो k माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1 तक। तो k से लेके 1 तक यानी कि j इक्वल टू 1 बस एक सॉल्व चेक करना है। तो j इक्वल टू 1 का वैल्यू क्या होगा, j का, अब इसमें j इक्वल टू 1 के अंदर में क्या होगा, लूप के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप के अंदर में ये चेक कर रहे हैं ना कि xj इज इक्वल टू i है या नहीं। तो xj का मतलब क्या हुआ, इसमें j का मतलब j इक्वल टू 1 है। तो xj यानी कि x1 इज इक्वल टू 1, ये है या नहीं। ये 1 कहाँ से आया, तो ये i की वैल्यू क्या है, इसमें 1 है। तो i की वैल्यू 1 है, वही i की वैल्यू यहाँ पे है, ये हम लोग को चेक करना है। तो x1 क्या है, यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या है, तो x1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग के पास इसमें अभी क्या बन गया है, तो ये 2 का वैल्यू आएगा। x1 इक्वल टू इसमें 2 है, क्योंकि इसमें जो x1 का पोजीशन जो है ना, एक तरह से क्वीन का जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट क्वीन को हम लोग कहाँ प्लेस करके आ रहे हैं, इसमें तो हम लोग चेक किसके लिए कर रहे हैं, सेकेंड क्वीन के लिए चेक कर रहे हैं ना। तो ये जो पोजीशन हम लोग सेट करके आए हैं, इसका पोजीशन कौन सा है, ये सेकेंड पोजीशन पे सिलेक्ट हुआ है, ये जो सेकेंड पे फिट हुआ है ना, तो यही इसका 2 का वैल्यू होगा। x1 को हम लोग कहाँ प्लेस किए हैं अभी, 2 पे, तो इसीलिए x1 इक्वल टू 2 है। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ 1 माइनस 2, ये जो एब्सोल्यूट है ना, तो मतलब बेसिकली 2 इक्वल टू 1 हम लोग को चेक करना है। तो ये फॉल्स हुआ तो हम लोग फिर से एब्सोल्यूट वाले पे चेक करेंगे। तो एब्सोल्यूट में क्या फॉर्मूला है, ये एल्गोरिथम में देखो एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट xj इज माइनस 1 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट j माइनस k, ये होना चाहिए, मतलब सेम डायगोनल के लिए ये कंडीशन है। तो ये हम लोग चेक करेंगे, तो ये चेक करेंगे। तो 2 माइनस 1 x1 माइनस 1 का मतलब क्या है, 2 माइनस 1 और एब्सोल्यूट इसमें क्या वैल्यू था, j माइनस के। तो j का वैल्यू क्या है 1 और k का वैल्यू क्या है 2, तो 1 माइनस 2। तो इन दोनों का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, ये 1 और ये माइनस 1 है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 1 1। तो 1 इज इक्वल टू 1, ये ट्रू हो गया। तो इन दोनों में से ना ये लिखा हुआ क्या है, इफ ये या तो ये सही हो जाए या फिर ये सही हो जाए, इन दोनों में से कोई भी सही हो ना, इफ के अंदर में और है, अगर इन दोनों में से कोई भी अगर ट्रू हो जाए तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसीलिए ये अगर ट्रू हो गया, कोई एक ट्रू हो गया, इसीलिए ये रिटर्न फॉल्स हुआ। तो रिटर्न फॉल्स हुआ, तो अब हम लोग फिर सेकंड पे जाएंगे, प्लेस 2,2 पे। तो प्लेस 2,2 पे हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, इसमें भी j इक्वल टू 1 टू k माइनस 1। तो k माइनस 1 यानी कि 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 होगा। तो j इक्वल टू 1 के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो x1 इक्वल टू 2, इस बार जो है ना, ये जो वैल्यू है i की वैल्यू वो 2 है, i की वैल्यू 2 है, तो ये पहला ही कंडीशन ट्रू हो जा रहा है। तो हम लोग पहला कंडीशन ही 2 इक्वल टू 2 ट्रू हो गया। तो ये दूसरा लिखने का भी जरूरत नहीं है, अगर ट्रू हो गया तो डायरेक्टली तुम रिटर्न फॉल्स कर सकते हो, ये रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। अब जो है ना सेकंड, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स रिटर्न हो गया। अब उसके बाद यानी कि ये भी प्लेस नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं। अब प्लेस 2,3 हम लोग चेक करेंगे। तो प्लेस 2,3 हम लोग चेक करेंगे तो क्या होगा, j इक्वल टू 1 और x1 का वैल्यू जो है ना वो अगर 3 अगर है, मतलब x1 का वैल्यू 3, मतलब क्या मतलब हुआ xj, यहाँ पे हम लोग xj इक्वल टू 1 और 3 जो है वो i की वैल्यू, ये i की वैल्यू है, ये 3i यहाँ पे आ गया। तो i की वैल्यू ये चेक करेंगे तो 2 इक्वल टू 3, ये फॉल्स हो गया। लेकिन यहाँ पे अब एब्सोल्यूट वाला, फिर अगर ये फॉल्स हुआ है तब हम लोग आगे एब्सोल्यूट वाले में चेक करेंगे। एब्सोल्यूट ऑफ x1 माइनस 3 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ 1 माइनस 2, ये हम लोग चेक करेंगे। तो एब्सोल्यूट ऑफ 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, और फिर ये जो है 2 माइनस 3 ये भी माइनस 1 ही होता है। तो ये हम लोग दोनों माइनस 1 है, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 1 होगा, तो ये समझो ट्रू हो गया। जैसे ही कोई इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगा, या तो ये कंडीशन या फिर ये एब्सोल्यूट वाला, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया, वैसे ही हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो ये रिटर्न फॉल्स हो गया। तब हम लोग अब इसके लिए चेक करेंगे 2,4 के लिए। 2,4 के लिए j इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 4, ये भी x1 इक्वल टू 4 यानी कि x1 का वैल्यू क्या है 2, 2 इक्वल टू 4, फॉल्स हो गया। तो ये फॉल्स हुआ पहला। दूसरा हम लोग कंडीशन चेक करेंगे एब्सोल्यूट x1 माइनस 4, x1 माइनस 4 यानी कि
2 माइनस 4 यानी कि -2, ये -2 हो गया, और ये 1 -2 है, ये एब्सोल्यूट में है, एब्सोल्यूट 1 - 1 2, ये एब्सोल्यूट 1 है, मतलब इसका वैल्यू आ गया 1, तो ये 2 = 1, ये फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो रहे हैं तब जाके ये रिटर्न ट्रू करेगा। अगर बोथ फॉल्स हो रहे हैं ना, ये याद रखना कि जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो रहे हैं तब जाके ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, मतलब यहाँ पे सेकंड क्वीन हम लोग के पास प्लेस हो गया, सेकंड क्वीन प्लेस हो गया। इसका क्या मतलब, सेकंड क्वीन एक तरह से प्लेस हो गया ना, जहाँ पे प्लेस हुआ 4th पोजीशन पे प्लेस हुआ, तो बेसिकली x2 का जो वैल्यू हो गया वो अब क्या हो गया 4 हो गया। हम लोग ऐसे करके मतलब सेकंड क्वीन को हम लोग प्लेस किए हैं 4th पोजीशन पे, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे भी जो है ना इसी तरह से सॉल्व होगा, बस जे की वैल्यू जो है ना बस इसको हम लोग आगे पढ़ लेना, ये ना नोट से पढ़ लेना, ये समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग इसमें सॉल्व किए ना, बस उसी तरह से एल्गोरिथम को आगे बढ़ाते जाना है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी ये जो है ना इतना बड़ा अगर पूरा बताने जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए ये खुद से पढ़ के देखना, तो ये हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, इसको बस समझ लेना। वैसे इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग को एग्जाम में क्या है, तो एग्जाम में ये जो ट्री भी अगर अच्छे से पूरा बना दियो ना कोई गलती के बिना, तो ये इसके लिए भी पूरे मिल जाते हैं। और बस 1-2 स्टेप बस करके दिखा दो तो उतना एनफ है एग्जाम के लिए। तो बस ये था समझो एनक्वींस प्रॉब्लम। अब हम लोग के पास जो बैक ट्रैकिंग में सेकंड प्रॉब्लम है वो है सम ऑफ सबसेट का। तो सम ऑफ सबसेट का प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि जैसे कि अब हम लोग के पास एक रेंज मतलब एक एरे समझो गिवन है, एक समझो सेट गिवन है, एक तरह से एक सेट ऑफ एलिमेंट गिवन है। अब हमको ना एक वैल्यू गिवन होगा m, एक वैल्यू समझो गिवन सेट, एक वैल्यू गिवन है समझो k, अगर वैल्यू का नंबर है, एक गिवन नंबर k है, तो हम लोग को एक ऐसा सेट, उसमें से ना एक ऐसा सेट चेक करना है ना कि उसका जो सम होगा वो k के बराबर हो जाए। तो बस हम लोग को वही बताना है। तो एक तरह से बेसिकली जैसे कि ये क्वेश्चन में ही देख लो, तो ये गिवन एक सेट है, सेट ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी s = 2 3 4 5, ये सेट है। अब m = 7 है, मतलब ऐसा कोई सेट का वैल्यू बताना है ना कि जिससे ये जो सम है वो 7 हो जाए इसका। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना हम लोग ना इसको देखने ही से पता कर सकते हैं ना कि कौन सा वैल्यू इसमें 7 हो रहा है। ये छोटा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही 4 या 5 एलिमेंट ही होंगे, तो तुम बहुत आसानी से देख के भी बता सकते हो। तो उसको ना साइड में लिख लेना, कॉपी के साइड में लिख लेना कि क्या सॉल्यूशन हो रहा है। तो इसमें ना अगर 2 और 5 जो है एक सॉल्यूशन हो रहा है, तो 2 और 5 यानी कि 1 2 को इंक्लूड करेगा मतलब 1, फिर 3 और 4 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और 5 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये 1, ये पहला सॉल्यूशन बना, एक सॉल्यूशन बना। फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या बन रहा है, 3 और 4 को भी इंक्लूड करके 7 बन रहा है, तो दूसरा सॉल्यूशन क्या बन रहा है, तो 0 1 1 0, ये मतलब 0 मतलब क्या, 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और 3 को इंक्लूड कर रहे हैं, 4 को इंक्लूड कर रहे हैं, 0 को मतलब 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये हम लोग के पास ये मतलब हुआ। तो 3 और 4 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो 3 + 4 7, और इन दोनों को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, तो ये हम लोग के पास दूसरा सॉल्यूशन बना। तो ये ना कॉपी के साइड में लिख लेना, इससे ना हम लोग के पास जो डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और इसका एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम बस ये है, ये हम लोगों के पास एल्गोरिथम पढ़ लेना। एल्गोरिथम एग्जाम में अगर आएगा लिखने, तो एग्जाम में क्योंकि अब तो 10 मार्क का एग्जाम है बस, तो हम लोग के पास अगर ये क्वेश्चन अगर आया तो इसमें अगर एल्गोरिथम लिखने भी हो सकता है कि इसी क्वेश्चन में आ जाए, तो ये एल्गोरिथम लिख लेना। वैसे अब इसका क्वेश्चन बस समझते हैं कि क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम जो इसको सॉल्व कर रहेंगे ना, तो जैसे कि हम बोले थे कि सॉल्व करने से पहले साइड में लिख लेना कि कौन कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है। तो 1 0 0 1 जो है हम लोग लिख लिए हैं, फिर 0 1 1 0 ये हम लिख चुके हैं, m = 7 है, और हम लोग के पास एलिमेंट क्या क्या है, तो 2 3 4 5 ये एलिमेंट है। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको हम जैसे कि बताते हैं, जैसे कि ये है ना, इसको हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, तो हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, एक्स बॉक्स में ना 3 चीज़ हम लोग डालेंगे। पहला वैल्यू जो है ना, ये जो वैल्यू होगा यहाँ पे ये 0, अभी इनिशियल वेथ क्या है, वेथ जो है ना, वेथ इनिशियल वेथ क्या है, अभी इनिशियल, अभी कोई एलिमेंट नहीं लिए है, कोई एलिमेंट नहीं लिए हैं, तो वेथ कितना है, तो इन कोई अगर एलिमेंट नहीं लिए हैं तो 0 होगा। अब इनिशियल वैल्यू कितना है, मतलब इनिशियल वैल्यू नहीं, ये लेवल, कौन से लेवल पे हैं अभी हम लोग, तो ये अभी हम लोग इसमें कौन से लेवल पे हैं, फर्स्ट लेवल, हम लोग यहाँ फर्स्ट लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट लेवल पे हैं।
अब जो है ना यहाँ हम लोग ये चेक करेंगे ना कि टोटल वेथ कितना है। यहाँ पे ये थर्ड एलिमेंट क्या डालेंगे तो टोटल वेथ, तो टोटल वेथ अभी कितना है, अभी इनिशियल में किसी को जो इंक्लूडेड आइटम है ना, कोई भी इंक्लूडेड आइटम नहीं है, 0 अभी इंक्लूड किए हैं, अभी हम लोग किसी को इंक्लूड नहीं किए हैं। तो टोटल वेथ क्या क्या है, तो 2 + 3 + 4 + 5 तो 14, पूरा एलिमेंट अभी बाकी है, तो 14 हम लोग के पास टोटल वेथ है। तो यही चीज़ ना हम लोग हर एक में करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x1 को इंक्लूड करेंगे। x1 को इंक्लूड करने का मतलब x1 = 1 और नहीं इंक्लूड करने का मतलब x1 = 0। x1 को इंक्लूड करेंगे तो 1, x1 को नहीं इंक्लूड करेंगे तो 0। ये हम लोग चेक करेंगे। तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 को इंक्लूड अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या मतलब है कि x1 को इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब जो x1 का जो ये वैल्यू है 2, ये जो वैल्यू है ये 2 इंक्लूड कर रहे हैं, तो 2 अभी इसका वेथ हो गया। लेवल कौन सा हो गया, तो लेवल बढ़ रहा है तो 2। और टोटल वेथ क्या होगा, तो टोटल वेथ अब कितना है, अब हम लोग के पास टोटल रिमेनिंग वेथ कितना है, तो 14। मतलब ये जो 2 हम लोग इंक्लूड किए तो ये मतलब 14 - 2 = 12। ये 12 है ना, यही 12 हम लोग के पास टोटल वेथ हो जाएगा। तो ये हम लोग इंक्लूड कर गए, मतलब माइनस कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x1 = 0। अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो वेथ क्या है 0, लेकिन लेवल क्या होगा 2। और जो टोटल वेथ हम लोग यहाँ लिखेंगे ना, यहाँ पे तो ये इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन टोटल वेथ जो हम लोग लिखेंगे ना, इसमें हम लोग माइनस करके ही लिखेंगे। इसमें हम लोग माइनस करके 12 भी लिखेंगे। यहाँ पे भी देखो माइनस करके हम 12 भी लिए हैं। यहाँ पे हम लोग को माइनस करना ही है, चाहे तुम इंक्लूड करो या ना करो, तुम्हारा जो टोटल वेथ है वो वैल्यू उतना जो वेथ है ना उस वेथ के बराबर ये माइनस होगा। तो ऐसे ही हम लोग इसके लिए x1 के लिए था। अब x2 = अगर इंक्लूड करेंगे इसमें और x2 = नहीं इंक्लूड करेंगे इसमें, और ऐसे ही हम लोग x2 को इंक्लूड करेंगे इसमें, x2 को इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, ये हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, इसके लिए निकालेंगे अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो x2 का वैल्यू क्या है 3, इंक्लूड कर रहे हैं मतलब 2 + 3 5 और थर्ड लेवल हो गया। और 12 में से क्या माइनस करेंगे तो 3, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9। अब अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा 2, यहाँ पे ये 2 है ना, यहाँ पे ऐसे हम लोग देखेंगे, ऊपर वाले से नहीं मतलब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो ये 2 ही है अभी। अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो 2, लेवल 3, वेथ क्या है, वेथ बोले थे कि माइनस होगा ही, तो जो यहाँ पे वेथ है वही यहाँ पे भी आएगा 9। तो फिर अब इसमें भी हम लोग करेंगे, इसमें भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे। अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो इंक्लूड कर रहे हैं मतलब 0 + 3 तो 3, फिर थर्ड लेवल और माइनस तो वेथ होगा ही, तो माइनस वेथ 9। ऐसे ही अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा 0 और 3 और इसका वैल्यू क्या होगा तो 9। वो हम लोग ये एक तरह से बेसिकली ये देखो ना कि ये टोटल वेथ जो है ना हर लेवल में सेम आ रहा है, हर लेवल में जो टोटल वेथ है ना ये लगभग सेम ही आ रहा है, क्योंकि हम लोग हर एक से माइनस कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग माइनस करना छोड़ देंगे, माइनस तो हम लोग को करना ही है। अब ऐसे ही ये x2 हो गया, सेकेंड आइटम हो गया। अब x3 के लिए देखेंगे, x3 को इंक्लूड कर रहे हैं, x3 को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, x3 को इंक्लूड कर रहे हैं, x3 को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, x3 को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, x3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और फिर x3 को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं और मतलब इंक्लूड कर रहे हैं और x3 को हम लोग नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग निकालेंगे, तो ये निकालेंगे तो 5 प्लस, अब इसमें ना x3 का वैल्यू क्या है 4, तो 5 + 4 9, ये 9 आया ना। हम लोग के पास जो है ना m की वैल्यू क्या है 7, तो m = 7 है ना और ये 9 आ रहा है। एक तरह से हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि 9 जो है वो क्या है, 9 जो है वो क्या है ग्रेटर देन 7 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी इसको बैक ट्रैक कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना 5 + 4 जो है वो वैल्यू क्या है 7 से बड़ा है, इसीलिए हम लोग बैक ट्रैक कर रहे हैं। तो ये हम लोग इसको बैक ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे ही। ये हम लोग के पास एक पहला ऑप्शन हो जाएगा ना कि इसको हम लोग यहीं पे बैक ट्रैक कर दें, क्योंकि 5 + 4 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 9 है, तो इसीलिए हम लोग इसको बैक ट्रैक कर रहे हैं, तो ये बैक ट्रैक हो जाएगा। अब 2 है तो 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, तो 2 प्लस इंक्लूड अगर कर रहे हैं तो मतलब 2 + 4 6 अभी जो है ना 7 से छोटा है, इसीलिए हम लोग इसको लिख रहे हैं। वैसे अगर ये 6 अगर 7 से बड़ा हो जाता तो हम लोग इसको भी बैक ट्रैक यहीं पे कर देते। यहाँ पे ये छोटा है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 6 कर रहे हैं। अब ये 4th लेवल है और इसमें से माइनस करेंगे तो मतलब 9 - 4 यानी कि 5, ये 5 बच गया।
अब इसको अगर हम लोग इंक्लूड अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं इंक्लूड कर रहे हैं मतलब क्या, 2 3 के सामने ये लेवल 4 हो जाएगा और ये वेथ तो यही होगा 5। अब इसी में भी हम लोग देखेंगे 3 है 9 है, हम लोग अगर इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ इंक्लूड का है ये नॉट इंक्लूड का है, ये इंक्लूड था तो इंक्लूड कर रहे हैं तो 3 + 4 7 और ये 4th लेवल और ये 5 जो है वेथ हो जाएगा। वेथ तो सब में जो है ना, वेथ जो है ये टोटल वेथ ये सब में सेम ही है। अब नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या होगा, तो 3 4 और ये वेथ जो है 5, ये तो सेम ही है। अब इसमें जो है ना 0 में अगर हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या होगा, 0 में अगर हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं तो हम लोग के पास 4 और 5, ये वेथ तो सेम ही होगा। नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या होगा, 0 4 और 5, ये वेथ तो समझो सेम ही है। ये हम लोग के पास हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये तो बैक ट्रैक हो गया, इसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। अब ये जो बच गए हैं ना इसके लिए देखेंगे तो 6 4 में हम लोग क्या देखेंगे, ये देखो 6 प्लस जो 5th एलिमेंट है मतलब 4th एलिमेंट जो है, अब x4 को हम लोग चेक करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग x4 को भी हम लोग चेक कर रहे हैं और x4 का 5th मतलब वैल्यू कितना है 5, तो 6 + 5 जो है वो वैल्यू क्या हो रही है 7 से बड़ा हो रहा है, ग्रेटर देन, इसीलिए ये पूरा बैक ट्रैक हो जाएगा। तो ये पूरा बैक ट्रैक हो गया। अब बच क्या गया, ये 2, तो 2 में हम लोग क्या देखेंगे, अगर इंक्लूड कर रहे हैं x4 = 1 x4 = 0, ये अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या होगा, इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या वैल्यू होगा 2 + 4 मतलब 2 + 5 7 और लेवल कौन सा है 5 और 5 - 5 0, लास्ट में ये 0 आता ही है। तो फिर उसके बाद अब ये इसमें अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा 2 5 और 0, ये अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो 7 हो रहा है और नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो 7 हो रहा है। तो 7 हम लोग को लाना चाहिए और यहाँ पे देखो ये 7 आ चुका था, ये 7 आ चुका था तो ये हमारा एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ये पहला सॉल्यूशन हम लोग को मिल गया था, यहीं पे ये 7 आ गया था ना, तो यहीं पे हम लोग के पास पहला सॉल्यूशन मिल गया था। पहला सॉल्यूशन हम लोग को कैसे मिला था, x1 = 0 x2 = 1 x3 = 1। अब जो यहाँ सॉल्यूशन आ चुका है तो इसके बाद जो भी एलिमेंट होंगे उसको हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे, तभी तो यहाँ सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद कुछ अगर इंक्लूड कर देंगे तो वो तो वैल्यू एड अप हो जाएगी, एड अप नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, x4 = 0 होगा तो यही पहला सॉल्यूशन क्या बना 0 1 1 0, ये हम लोग के पास पहला सॉल्यूशन बना। यही देखो 0 1 1 और 0, ये पहला सॉल्यूशन बना। अब यहाँ पे हम लोग के पास दूसरा सॉल्यूशन बना, यहाँ हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन मिला है। तो दूसरा सॉल्यूशन कैसे आया, दूसरा सॉल्यूशन आया 1, ये 1 को इंक्लूड किए, x2 को नहीं इंक्लूड किए, x3 को नहीं इंक्लूड किए और x4 को इंक्लूड किए, तो ये 4 से मिलके बना। तो 1 0 0 1, ये इसको ऐसे बना, तो 1 0 0 और 1, ये इसको हम लोग ऐसे सॉल्व किए तो ये दूसरा सॉल्यूशन मिला। अब इसको हम लोग आगे भी चेक कर लेंगे कि कोई और सॉल्यूशन तो नहीं है। तो यहाँ 3 है तो 3 + 5 जो है वो ग्रेटर देन 7 है, तो यहाँ ये बैक ट्रैक हो जाएगा। 4 + 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो वो यहाँ बैक ट्रैक हो जाएगा। अब 0 + 5 जो है वो लेस देन 7 है तो इसीलिए ये बैक ट्रैक हो जाएगा। लास्ट स्टेप है, तो सारे बैक ट्रैक हो गए। हम लोग सारे स्टेट को भी कवर कर लिए, सब स्टेट को कवर कर लिए और 2 सॉल्यूशन मिला। हम लोग को ना जितने सॉल्यूशन है सब सॉल्यूशन को पता करना है, इसीलिए हम लोग सबको कवर कर रहे हैं। सबको हम लोग कवर भी कर लिए और 2 सॉल्यूशन मिला टोटल, तो 2 सॉल्यूशन, ये 2 सॉल्यूशन हमारे आंसर हो गए। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ये में ना बस याद ये रखना कि इसमें हम लोग के पास जो टोटल वेथ है, टोटल वेथ में ना हम लोग हमेशा माइनस करेंगे, चाहे वो इंक्लूड करो या ना करो, माइनस तो ये होगा। एक तरह से ये भी याद रखना ना, अगर इससे जैसे कि इंक्लूड करोगे तो माइनस करोगे ही, इंक्लूड करने पे माइनस करोगे ही ना, तो ये याद रखना ना कि ये जो टोटल वेथ अगर इंक्लूड में अगर ये 12 आ रहा है तो इस लेवल पे, ये जो लेवल है ना, इस लेवल पे जो टोटल वेथ है वो सेम ही रहता है। ये या इससे भी ऐसे भी याद रखोगे ना तो हम लोग इक्वल लिख देंगे यहाँ 12, तो ये याद रखना। और ये इंक्लूड नहीं इंक्लूड में ना अच्छे से लिखना कि अगर इंक्लूड हो रहा है तो कितना ऐड हो रहा है। जैसे कि 2 यहाँ था, x2 इंक्लूड हो रहा था, x2 इंक्लूड हो रहा था मतलब क्या कि सेकेंड जो है ना, सेकेंड एलिमेंट जो है इंक्लूड हो रहा था, तो 2 + 3 5 होगा, ये 5 ऐसे इंक्लूड। ये ना एक तरह से बेसिकली थोड़ा ध्यान से करना है कि एडिशन इस सब में कोई गलती ना हो, तो इससे हम लोग और
इसमें गलती कभी कैसे नहीं होगा, तो ये गलती इसलिए भी नहीं होगा ना क्योंकि हम लोग के पास सॉल्यूशन मालूम है 1001 10110, ये हमारे पास सॉल्यूशन मालूम है पहले से। ऐसे मतलब अगर हम लोग रफ में यहाँ लिख लेंगे कोना साइड में, तो ये सॉल्यूशन मालूम है, तो इससे हम लोग ना गलती अगर होने को भी लगेगा ना तो हम लोग गलती होने से बच सकते हैं सॉल्यूशन मालूम होने से। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं सम ऑफ सबसेट को। तो ये था सम ऑफ सबसेट। इसका एक और क्वेश्चन है जो कि खुद से बना के चेक कर लेना प्रैक्टिस के लिए। ये सॉल्यूशन भी सॉल्व है वैसे, लेकिन खुद से बना के ही चेक कर लेना कि सॉल्व हो रहा है या नहीं। अब इसका जो है ना तीसरा बैक ट्रैकिंग का जो तीसरा और लास्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, हैमिल्टोनियन साइकिल। अब इसमें हैमिल्टोनियन साइकिल में हम लोग क्या करते हैं ना, तो हम लोग जो है ना कोई एक ग्राफ गिवन होता है, उस ग्राफ गिवन होता है ना, तो हम लोग उस ग्राफ में ये चेक करते हैं ना कि एक स्टार्टिंग पोजीशन होगा, उस स्टार्टिंग पोजीशन से हम लोग हर एक जो ग्राफ का जितना भी नोड होगा, जैसे कि ये देखो एक ग्राफ है, समझो ये एक ग्राफ है ABCD, ये समझो एक ग्राफ है। हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ ले लो, ये है समझो स्टार्टिंग पोजीशन, ये स्टार्टिंग पोजीशन है। तो इस स्टार्टिंग पोजीशन से ना हम लोग को ऐसे ट्रेवल करना है ना कि हर एक नोड पे बस एग्जैक्टली वंस ट्रेवल करे, एग्जैक्टली वंस। एक से दोबारा कभी यहाँ बी नहीं आना चाहिए, यहाँ भी ये भी ऐड कर दो, तब हम लोग जैसे कि है ना इसमें ना एग्जैक्टली वंस होना चाहिए, ऐसा ग्राफ हम लोग बनाना है। तो बेसिकली ए से लेके हम लोग बी में जा सकते हैं, बी से हम लोग डी में जा सकते हैं, डी से हम लोग ई में जा सकते हैं, ई से हम लोग सी में जा सकते हैं, मतलब सी में जा सकते हैं, और सी से ए में आ सकते हैं। तो बस हम लोग को वापस रिटर्न भी करना है और एग्जैक्टली ये जो रिटर्न करना है और उसमें ना एग्जैक्टली वंस ट्रेवल करना है। मतलब ए से बी अगर गए तो वन, फिर बी से ना बी हम लोग वापस नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे ना कि सी से हम लोग वापस बी पे चले गए, ऐसा नहीं करना है, वापस नहीं जाना है, बस एक बार हम लोग को ट्रैवल करना है, बस एक बार इसमें हम लोग विजिट करेंगे, एक बार विजिट करेंगे। तो ऐसा ही ना ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में भी होता है। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में बस अंतर क्या होता है ना कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसा ग्राफ बनाते हैं जो मिनिमम कॉस्ट बताता है, जो मिनिमम कॉस्ट बताता है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है। और ये हैमिल्टोनियन क्या करता है, तो ये ऐसे सारे पॉसिबल जितने भी पॉसिबल साइकिल है ना, सारे साइकिल को बताता है। तो यही हम लोग के पास जो है ना यहाँ पे एक पॉइंट भी है, ये हम लोग एक पॉइंट में लिखे भी हैं कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में ना हम लोग ये पता करते हैं ना कि मिनिमम कॉस्ट किस में लग रहा है, कौन से साइकिल में। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी पॉसिबल साइकिल है वो पूरा पॉसिबल साइकिल ही हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये हम लोग पूरा पॉसिबल साइकिल निकाल रहे हैं, जैसे कि इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे पॉसिबल साइकिल को ही निकाल रहे हैं। तो इसको हम लोग ये जो है ना अब इसमें ना 3 कंडीशन होते हैं कि कब कब जो है ना ये हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ये जो हैमिल्टोनियन साइकिल है हम लोग कब कब नहीं निकाल सकते हैं, तो कोई अगर आर्टिकुलेशन पॉइंट अगर है, इफ़ देयर इज एनी आर्टिकुलेशन पॉइंट इन द ग्राफ, तब हैमिल्टोनियन साइकिल पॉसिबल नहीं है। आर्टिकुलेशन पॉइंट अब क्या होता है, तो आर्टिकुलेशन पॉइंट का मतलब ये है ना कि जैसे कि ऐसा कोई पॉइंट है जो एक तरह से ना 2 ग्राफ को सेपरेट करता हुआ दिखे, ऐसा जैसे कि ये ग्राफ है ना, इसको एक साइड ये है एक साइड इधर है, तो आर्टिकुलेशन पॉइंट ऐसे पॉइंट को कहते हैं। तो इसमें ना हम लोग कभी भी ना इसको हम लोग हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं बना सकते हैं। समझो हम लोग बनाने भी जाएंगे ना, 1 से समझो 2 गए, 2 से 3 गए, अब 3 से 4 के जाओगे, फिर 4 से 5 गए, तो वापस अब 3 आना पड़ेगा, तो 3 तो वापस आना पड़ेगा ना। यहाँ से 2 से 3 गए हो फिर वापस नहीं आ सकते, तो वापस नहीं आ सकते, तो एक तरह से इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये गलत हो जाएगा। समझो मान लो कि तुम वहाँ नहीं गए, तुम पहले 3 से 7 गए, 3 से 7 गए तो फिर वापस अब फिर यहाँ हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं ना, हर नोड को कवर करना है, इसीलिए ये जो है ना कवर करना ही है। इसीलिए हम लोग ये आर्टिकुलेशन पॉइंट जब भी रहेगा उसको हम लोग ट्रेवल नहीं कर सकते, उसमें हम लोग हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं बना सकते हैं। अब आर्टिकुलेशन पॉइंट का ही दूसरा नाम होता है कनेक्शन पॉइंट या फिर जंक्शन पॉइंट, तो ये याद रखना। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है ना कि अगर पेंडेंट वर्टेक्स है, पेंडेंट वर्टेक्स का मतलब क्या कि ऐसा वर्टेक्स जो जिसमें ना कि जैसे कि इस तरह में लिखा हुआ है, ये जो है ना ऐसा वर्टेक्स जो है ना जो कनेक्टेड मतलब पूरा साइकिल नहीं बना हुआ हो, मतलब अलग से ये अलग से बना हुआ हो, तो मतलब जो आर्टिकुलेशन पॉइंट में है ना वैसा ही एक वर्टेक्स हो, यहाँ भी अलग से 2 वर्टेक्स लगा हुआ है। तो ऐसे वर्टेक्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं
तो ऐसे वर्टेक्स में भी ना हैमिल्टोनियन साइकिल पॉसिबल नहीं है, जिसमें ये पूरा कनेक्शन नहीं है ना, तो मतलब ये सोलो बस एक ही नोड से कनेक्टेड है, तो ऐसा कोई अगर वर्टेक्स हो तो उसके लिए हम लोग इसको हैमिल्टोनियन साइकिल पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा कंडीशन क्या है, तो अगर ग्राफ जो है ना वो कनेक्टेड नहीं है, ग्राफ कनेक्टेड नहीं है इसका क्या मतलब कि कोई एक ऐसा वर्टेक्स है ना जो आइसोलेटेड है, जैसे कि मान लो कि समझो ये ग्राफ है और यहाँ पे एक पॉइंट जो है ना, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसा पॉइंट भी जो है ना जो कनेक्टेड नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, तो ये आर्टिकुलेशन मतलब ये जो है ना हैमिल्टोनियन साइकिल पॉसिबल नहीं है इसमें। तो ये हो गया समझो। अब ये जो है ना इसी को हम लोग एनपी हार्ट प्रॉब्लम, ये जो है ना एक तरह से बेसिकली एनपी हार्ट प्रॉब्लम है। एनपी हार्ट प्रॉब्लम इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, एन फैक्टोरियल है। एन फैक्टोरियल को हम लोग और भी नाम से लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं एन टू द पावर एन, ऐसे भी लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल को। तो ये एक्सपोनेंशियल पावर है ना, एक्सपोनेंशियल टाइम टेकिंग पावर है, इसीलिए एक्सपोनेंशियल है, इसीलिए हम लोग ये जो है ना एनपी हार्ट प्रॉब्लम इसको हम लोग कहते हैं। तो ये हो गया समझो हमारे पास, समझो हैमिल्टोनियन साइकिल का समझो इंट्रो। अब हैमिल्टोनियन साइकिल का ना एल्गोरिथम ये है। तो हैमिल्टोनियन साइकिल में भी दो मतलब इसमें हैमिल्टोनियन एक होता है, एक नेक्स्ट वर्टेक्स होता है। तो हैमिल्टोनियन तो बेसिकली हम लोग हैमिल्टोनियन के में क्या करते हैं, तो डू नेक्स्ट वर्टेक्स के, हम लोग नेक्स्ट वर्टेक्स के को कॉल करते हैं, और इफ़ अगर एक्स के इक्वल टू 0 अगर हो, एक्स के अगर 0 है तो रिटर्न करेंगे, अगर के इक्वल टू एन है तो प्रिंट करेंगे। जैसे हम लोग उसमें कर रहे थे ना एन क्यूज प्रॉब्लम में, के इक्वल टू अगर एन हो जा रहा था, मतलब सारे को हम लोग कवर कर चुके हैं तो प्रिंट कर दे रहे थे, और एल्स क्या करेंगे तो k+1 हैमिल्टोनियन k+1 को कॉल करेंगे। और ये हम लोग कब तक करेंगे, जब तक ये वाइल ट्रू जो है ना, जब तक कंडीशन ट्रू है उसके लिए, तब तक हम लोग इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो अब अगर हम लोग अब इसका जो नेक्स्ट वर्टेक्स है, यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्टेक्स के था ना, नेक्स्ट वर्टेक्स के ये कैसे है, वो हम लोग इसका जो अलग अलग से एल्गोरिथम है वो क्या है, वो यही एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या है, तो इसमें हम लोग के पास है डू एक्स के इक्वल टू, हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं xk+1 मॉड n-n+1, ये हम लोग पहला स्टेप में मॉड निकाल रहे हैं इसका, x मतलब xk का जो अभी प्रेजेंट वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट करके मॉड निकाल रहे हैं। और अब ये चेक कर रहे हैं ना कि xk जो अगर इक्वल टू 0 अगर होगा तो रिटर्न करना है, अगर इस कंडीशन में रिटर्न अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग इफ चेक करेंगे कि g ऑफ xk-1 और xk इज नॉट इक्वल टू 0। ये इस पॉइंट का मतलब ये है ना कि जो अभी करंट एज है, अगर जो अभी जो एज है ना, उन दोनों एज के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं है, मतलब देयर इज एनी एज बिटवीन द वर्टेक्स। जैसे कि ये जो वर्टेक्स है ना, मान लो कि ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है, ये समझो k-1th वर्टेक्स है, x ऑफ k-1 वर्टेक्स है और ये kth वर्टेक्स है। इन दोनों के बीच में अगर एज है तभी यहाँ पे हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। अगर ये एज है तो हम लोग इसको, मतलब नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ ये वो एज होना चाहिए। तो हम लोग यही चेक कर रहे हैं ना कि चेक इफ देयर इज एनी एज बिटवीन द वर्टेक्स, ये हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर वर्टेक्स है तो आगे बढ़ेंगे, क्या चेक करेंगे, तब फॉर लूप रन करेंगे j=1 से लेके k-1 तक। और उस फॉर लूप के अंदर में क्या कर रहे हैं, तो फिर से हम लोग चेक कर रहे हैं कि xj का वैल्यू जो है xk के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम लोग अगर इक्वल अगर होगा तो ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक कर देंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो एक तरह से ये कंडीशन हम लोग इसीलिए चेक कर रहे हैं ना कि कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो जैसे कि हम लोग जो डुप्लीकेट का मतलब ये हुआ ना कि जैसे कि ये है ना, जैसे कि ये था, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, ये जैसे कि है ना, इसके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ ये a है, समझो b c d है, हम लोग क्या कर रहे हैं, a से समझो b गए, b से हम लोग c गए, अब वापस हम लोग c से d गए, अब वापस d से b नहीं जा सकते, यहाँ पे डुप्लीकेट आ जाएगा ना, ये दोबारा हम लोग नहीं जा सकते। एक बार अगर b में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं ना, दोबारा b में नहीं आ सकते हैं। तो ये चेक कर रहे हैं ना बेसिकली नो डुप्लीकेट, अगर डुप्लीकेट अगर आ रहा है तो ब्रेक कर देना है, डुप्लीकेट आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये नो डुप्लीकेट के लिए कंडीशन है। अब हम लोग जो है ना, जब ये नो डुप्लीकेट भी अगर हो जाए कि अगर इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है, ब्रेक अगर नहीं होगा, अगर ब्रेक नहीं होगा इसका क्या मतलब कि कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो हम लोग ये लास्ट में ये चेक करेंगे ना
कि अगर इफ j इक्वल टू के अगर है और k का वैल्यू जो है ना, एक तरह से ये हम लोग ये चेक कर रहे हैं ना कि वर्टेक्स जो है सबसे लास्ट वर्टेक्स के लिए ये चेक होता है। तो ये जो वर्टेक्स हम लोग चेक कर रहे हैं ना कि जो लास्ट वर्टेक्स है उसका जो कनेक्शन है ना, जैसे कि ये है, समझो ये अगर है, समझो ये समझो है, इसमें हम लोग ना यहाँ पे क्या किए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एज होना चाहिए कंपल्सरली। तो ये जो एज है ना हम लोग चेक कर रहे हैं, ये जो लास्ट वर्टेक्स है, लास्ट वर्टेक्स जहाँ पे हम लोग ट्रेवल किए, ये वर्टेक्स और ये जो फर्स्ट वर्टेक्स था, ये फर्स्ट और लास्ट, इन दोनों के बीच में एज होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए ये कंडीशन हम लोग कर रहे हैं। तो ये एल्गोरिथम था बेसिकली। एल्गोरिथम तो समझो वैसे पढ़ना ही हुई, मतलब याद ही करना है, क्योंकि उतना तो और है नहीं, याद ही करना पड़ता है। मेन तो होता है इसका सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ना, मेन वो बस सॉल्यूशन ये बस है ऐसा जो समझने लायक है। वैसे बाकी तो एल्गो तो याद ही कर लोगे तो वो भी दिक्कत नहीं है। तो अब सॉल्यूशन, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग के पास ऐसे आएगा ना, एक ग्राफ गिवन होगा, ये ग्राफ गिवन है, इसमें हम लोग को बोलेगा ना कि जितने भी हैमिल्टोनियन साइकिल हैं सब बताओ कि कौन कौन से में साइकिल पॉसिबल है। तो सबसे पहले ना हम लोग ना कनेक्शन के लिए ना जी का वैल्यू, जो हम लोग जो यहाँ पे कनेक्शन जो चेक कर रहे थे ना, हर एक में एल्गो में जो हम लोग कनेक्शन चेक कर रहे थे, वो हम लोग जी का में जो कनेक्शन चेक कर रहे थे वो हम लोग टेबल बना लेंगे मैट्रिक्स। तो जी इक्वल टू, इसमें कितने नोड है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ऊपर में, 1 2 3 4 नीचे में, ये हम लोग चेक करेंगे। अब 1 से 1 के बीच में कोई पोजीशन, मतलब कोई एज नहीं है, मतलब 1 के बीच में इसको 1 से वापस 1 पे आने का कोई नहीं है। तो 0, 1 से 2 जाने का एक एज है, 1 से 2 जाने का एक एज है, इसीलिए 1। फिर 1 से 3 जाने का एक एज है, तो 1 से 3 भी जा सकते हैं। 1 से 4 जाने का कोई डायरेक्ट नहीं है, तो 0 डायरेक्ट एज हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट एज है या नहीं है। तो 0 5, 1 से 5 जाने का एक एज है, तो 1। फिर 2 से लेके, अब 2 से चेक करेंगे, तो 2 से लेके 1 जाने का, 2 से 1 हम लोग वापस इधर भी तो जा सकते हैं, तो 2 से 1 जाने का एज है, तो 1। फिर 2 से 2 जाने का कोई नहीं है, तो 0। 2 से 3 जाने का है, तो 1। 2 से 4 जाने का है, 2 से 5 जाने का है, तो 1 1। ऐसे ही हम लोग 3 का चेक करेंगे, तो 3 से 1 जाने का है, 3 से 2 जाने का है, 3 से 4 जाने का है, 3 से 5 जाने का नहीं है, तो 3 से और 3 से 3 जाने का भी नहीं है, तो 1 1 0 1 0। ऐसे ही हम लोग 4 का चेक करेंगे, ऐसे 5 का चेक करेंगे। 1 का मतलब क्या होता है, तो एज है। 0 का मतलब क्या है कि नो एज। तो ये हम लोग चेक करेंगे। और इनिशियल हम लोग जो स्टेट बनाएंगे ना x1 का, xi का जो इनिशियल स्टेज बनाएंगे वो क्या होगा, 0 0 0। सबका जो वर्टेक्स है ना, जो जितने भी वर्टेक्स होंगे, मतलब 5, इसमें 5 नोड है ना, 5 नोड को प्लेस करना है, मतलब 5 नोड का हम लोग साइकिल बनाना है, तो सबके वैल्यू हम लोग 0 0 0 0 बनाएंगे। अब हैमिल्टोनियन सबसे पहले कॉल क्या होगा, सबसे पहले हम लोग किसको कॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग हैमिल्टोनियन के को हम लोग कॉल कर रहे हैं। हैमिल्टोनियन 1 हम लोग के कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पे 1 जो है ना, सबसे पहले तो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना कॉल, फर्स्ट एलिमेंट कॉल कर रहे हैं, तो हैमिल्टोनियन 1 क्या करेगा, नेक्स्ट वर्टेक्स 1 को कॉल करेगा। नेक्स्ट वर्टेक्स 1 को कॉल करेगा, तो वो नेक्स्ट वर्टेक्स कॉल में क्या होगा, तो k इक्वल टू 1 हम लोग कर रहे हैं, तो k इक्वल टू 1 का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, हैमिल्टोनियन नेक्स्ट वर्टेक्स 1 में क्या हो रहा है, नेक्स्ट वर्टेक्स 1 में क्या हो रहा है, तो xk इक्वल टू xk प्लस 1 मॉड n प्लस 1 होगा। तो xk यानी कि x1, k का वैल्यू भी 1 है, तो x1 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 और मॉड n प्लस 1, तो n का वैल्यू 5 था, तो 5 प्लस 1 तो 6। तो ये x1 का वैल्यू 1 हो गया, x1 का वैल्यू 1 हो गया। अब ये किसको कॉल करेगा, अब ये फर्स्ट ही एलिमेंट है, तो फर्स्ट में तो कोई और चीज़ चेक करना ही नहीं है कि प्रीवियस है या नहीं, वो हम लोग डुप्लीकेट चेक करेंगे नहीं, वो इसमें फर्स्ट वाले में ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड वाले में जाएंगे, अब ये किसको कॉल करेगा, तो हैमिल्टोनियन k प्लस 1 को कॉल करेगा। हैमिल्टोनियन k प्लस 1 को कॉल करेगा, तो वो क्या होगा, हैमिल्टोनियन 2। अब नेक्स्ट वर्टेक्स हैमिल्टोनियन 2 किसको कॉल करेगा, नेक्स्ट वर्टेक्स 2 को, तो इसमें k की वैल्यू 2 है, तो k की वैल्यू 2, तो x2 इक्वल टू क्या होगा, तो x2 प्लस 1। अब ये जो है ना नेक्स्ट वर्टेक्स 2 का एल्गो है, हम लोग नेक्स्ट वर्टेक्स 2 का एल्गो ही बस देख रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्टेक्स 2 का एल्गो क्या होगा, k इक्वल टू 2 के लिए हम लोग पहले कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो इसमें x2 इक्वल टू x2 प्लस 1 प्लस मॉड 6। हम लोग सबसे पहले तो यही कंडीशन ही चेक कर रहे हैं ना, x2 इक्वल टू x2 प्लस 1 मॉड 2 मतलब मॉड 6।
तो x2 इक्वल टू 1, सबसे पहला में x2 इक्वल टू 1 आया, x2 इक्वल टू 1 आया तो हम लोग ये चेक करेंगे ना कि इन दोनों के बीच में कोई एज है या नहीं, मतलब बिटवीन 1 और 2 के बीच में कोई एज है या नहीं है, x1 और x2 के बीच में। तो x1 और x2 के बीच में एज है, तो देयर इज एन एज बिटवीन द x1 एंड x2। ये हम लोग के पास ट्रू कैसे आया, नॉट इक्वल टू 0 ट्रू कैसे आया, तो 1 2, हम लोग ना x2 इक्वल टू 1 और 2 चेक करना है, तो 1 2, तो 1 2 में कौन कौन सा वैल्यू है, 1 और 2, इसमें यहाँ पे ये एज है, तो ये एज है यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए ये ट्रू है। तो ट्रू है इसका क्या मतलब कि देयर इज एन एज बिटवीन 1 और 2 के बीच में एज है। अगर एज अगर होगा तब हम लोग क्या करेंगे, अब नया हम लोग यहाँ पे प्रीवियस वर्टेक्स था, हम लोग अभी x2 ही निकाल रहे हैं, x2 का चेक कर रहे हैं, x2 का प्रीवियस x1 था, पिछला में हम लोग ये क्यों नहीं किए, क्योंकि ये x1 था, x1 का प्रीवियस क्या है, अब यहाँ पे ये तुम यहाँ पे खड़े हो, इसका प्रीवियस क्या है, कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग इसमें कुछ नहीं किए पहला में। दूसरा में हम लोग ऐसा कर रहे हैं, बाकी तीसरा में भी करेंगे, चौथा में भी करेंगे, सब में हम लोग करेंगे, बस फर्स्ट में नहीं करना था वो। तो अब हम लोग इसका चेक करेंगे, j इक्वल टू 1 से लेके k माइनस 1, मतलब 1 से लेके 2, k का वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1, मतलब पहला ही एक ही लूप चलेगा। j इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, हम लोग चेक कर रहे हैं, तो लूप में डुप्लीकेट, हम लोग डुप्लीकेट चेक करने के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो इफ़ यही चेक कर रहे हैं, इफ़ xj इज इक्वल टू k, तो अभी हम लोग के पास j का वैल्यू क्या है, j का वैल्यू 1 है, तो j का वैल्यू 1 है, उसके लिए हम लोग j का वैल्यू 1 है तो चेक करेंगे, j इक्वल टू मतलब x1 इज इक्वल टू xk, k का वैल्यू अभी क्या है 2, तो x2, तो x2 का वैल्यू अभी क्या है, x2 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल के लाए थे, x2 का वैल्यू 1 है, तो x2 इक्वल टू 1 आया, और x1 इक्वल टू 1 अभी है ही, x1 का वैल्यू 1 तो हम लोग पिछले में ही निकाले हैं ना, वही में 1 है ही, तो ये ट्रू है। तो ट्रू होने पे क्या था, यहाँ पे ये जो वैल्यू था, अगर ये अगर इक्वल टू अगर हो जाता था, ये अगर इक्वल टू है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे ये लूप ब्रेक होगा। लूप जैसे ही ब्रेक होगा ना, हम लोग क्या करेंगे, x2 को हम लोग फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, फिर से वापस ये x2 पे आएगा, x2 वाला जो फर्स्ट स्टेप था ना, ये फर्स्ट स्टेप फिर से करेगा, x2 इक्वल टू x2 प्लस 1 mod 6, तो x2 का वैल्यू अभी क्या है 1, 1 प्लस 1 mod 6, तो यानी कि 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। तो अब फिर से हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे, j इक्वल टू 1 के लिए फिर से हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, x1 इज इक्वल टू x2। अब यहाँ पे x1 का वैल्यू तो 1 ही है, x2 का वैल्यू 2 हो गया, तो x2 का वैल्यू 2 हो गया, ये अभी फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया, तो देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 2, ये हम लोग सेट कर देंगे, ये हम लोग एक तरह से सेट कर रहे हैं, सेट x2 इक्वल टू 2, ये हम लोग सेट कर दिए, ये सेट हो गया। तो हम लोग ये किसको कॉल करेगा, हैमिल्टोनियन 3 को, हैमिल्टोनियन 3 किसको कॉल करेगा, नेक्स्ट वर्टेक्स 3 को। ऐसे ही हम लोग अब बाकी सबको सॉल्व करेंगे, ये बस चेक कर लेना सॉल्यूशन पूरा है, ये पूरा इतना बड़ा वो करना नहीं होता है एग्जाम में, इसीलिए ये बता नहीं रहे, वैसे इसको एक बार करके देख लेना प्रैक्टिस, क्योंकि ये करोगे ना तो एल्गो समझ आ जाएगा, इसका अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो इसका एल्गो ना तुमको याद करने में या फिर लिखने में बहुत ईजी हो जाएगा। और हम लोग को एग्जाम में 2-3 स्टेप तो दिखाना ही होता है, तो x3 तक तो मतलब समझो दिखा दोगे ही, तो k इक्वल टू 3 के लिए भी चेक कर लेना, k इक्वल टू 3 के लिए भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद k इक्वल टू 4, फिर k इक्वल टू 5, हैमिल्टोनियन 5 तक, क्योंकि 5 एलिमेंट है ना, k इक्वल टू 5 तक ये पूरा, तो ये k इक्वल टू 5 का इतना बड़ा जाएगा, लास्ट में ये एरे बना, तो ये हमारे पास ये जो है ना ये आंसर है, ये हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करके इसका आंसर आएगा। तो ये बस हम लोग के पास हैमिल्टोनियन साइकिल का इतना बड़ा समझो, बस हम लोग को बस ऐसे ही पढ़ना है, ये इतना हार्ड नहीं है, इसमें ना बस स्टेप हम लोग को ध्यान रखना है, जैसे कि k इक्वल टू 3 है ना, तो k इक्वल टू 3 में क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले x3 की वैल्यू जो है वो क्या है, x3 का वैल्यू अभी 0 है, तो 0 प्लस 1 mod 6, तो यानी कि x3 इक्वल टू 1 हो गया। अब x2 और x3 के बीच में देखेंगे, हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस जो जस्ट प्रीवियस है ना उसके बीच में हम लोग चेक करते हैं, तो x2 और x3 के बीच में कोई अगर एज है या नहीं, तो x2 और x3, तो x2 और x3 के बीच में देखो एज है, एज अगर है तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 2, ये ट्रू हो गया, ये समझो ट्रू है, तो ट्रू है यानी कि देयर इज एन एज, ये हो गया। अब j की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके k माइनस 1, तो k का वैल्यू यहाँ क्या है 3, तो 3 माइनस 1 2, तो यहाँ j की वैल्यू क्या हो गई 1 to 2 हो गई। तो इसमें लूप जो है ना j इक्वल टू 1 के लिए भी चेक करेंगे, j इक्वल टू 2 के लिए भी चेक करेंगे,
इन दोनों के लिए चेक करेंगे। तो x1 इक्वल टू x3 जो है ना 1 इक्वल टू 1 ट्रू हो गया, तो ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, फिर से यही स्टेप को हम लोग करेंगे। x3 इक्वल टू, यहाँ पे बस अंतर क्या होगा, तो x3 का अपडेटेड वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 + 1 mod 6 तो 2, तो x1 इक्वल टू क्या हो गया 3, तो मतलब x1 इक्वल टू x3 हम लोग को चेक करना है, तो 1 इज इक्वल टू 2, अभी ये फॉल्स हो गया। अब फॉल्स हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास यहाँ लूप कितना चल रहा है 1 से लेके 2 तक, तो 1 के लिए तो समझो फॉल्स हो गया, अब 1 के लिए यानी कि ये पास हो गया। अब 2 के लिए चेक करेंगे, j इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे, तो x2 इक्वल टू क्या होगा, x3 हम लोग को चेक करना है, तो x2 का वैल्यू क्या है 2 और x3 का वैल्यू क्या है 2, तो 2 इक्वल टू ट्रू हो गया, मतलब ये ट्रू है। ट्रू होने पे क्या होगा, ब्रेक। यहाँ पे ये याद रखना कि ये जो डुप्लीकेट चेक कर रही है, हम लोग डुप्लीकेट चेक कर रहे हैं, ट्रू जैसे ही होगा वैसे ही ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे तो जस्ट बाद क्या होगा, यही स्टेप फिर से आएगा। अब अपडेटेड वैल्यू, तो x2 का अपडेटेड वैल्यू क्या है 2, तो 2 + 1 3, तो x3 का वैल्यू क्या होगा यहाँ 3। अब हम लोग x2 का मतलब x2 इक्वल टू 3x3 यही चेक कर रहे हैं, तो 2 इक्वल टू 3, ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है यानी कि j इक्वल टू 2 भी पास हो गया, तो j इक्वल टू 2 पास हो गया, तो x3 इक्वल टू 3 हम लोग सेट कर देंगे। ये देयरफॉर हम लोग सेट कर दिए x3 इक्वल टू 3। ऐसे ही हम लोग x4 के लिए भी करेंगे, मतलब k इक्वल टू 4 के लिए भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले k4 का वैल्यू 1 होगा, फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि एज है या नहीं, इसमें एज है, तो फिर j इक्वल टू क्या होगा, j इक्वल टू k-4 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3 तक, तो j इक्वल टू 1 के लिए रन होगा, फिर j इक्वल टू 2, फिर j इक्वल टू 3, ऐसे ही हम लोग रन होगा। जहाँ पे भी ब्रेक होगा, यहाँ पे जैसे कि ब्रेक हुआ तो जस्ट हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, फिर यहाँ पे ये कंडीशन इसके लिए ट्रू हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक होगा तो फिर हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, फिर यहाँ ब्रेक होगा तो फिर इंक्रीमेंट करेंगे। इसको बस सॉल्व करके एक बार चेक कर लेना, वो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है, और इससे ना एल्गो भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, तो इसीलिए इसको सॉल्व जरूर कर लेना। ये था हमारा समझो हैमिल्टोनियन साइकिल का समझो एल्गोरिथम के बेसिस पे। अब अगर एग्जाम में आया ना तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। तो 1 है, 1 में अब हम लोग समझो सबसे पहले 1 में ना वो ये चेक करेंगे ना कि एज किसके किसके बीच है, 1 का एज किसके किसके साथ है, 1 का 1 के साथ नहीं है, 4 के साथ नहीं है, एज किसके किसके साथ है 2, 3 और 5 के साथ है। तो एज जो है ना 2, 3 और 5 के साथ है, ये लिख लेंगे 2, 3, 5, मतलब 1 का पॉसिबल जो है ना 5 के साथ बस यही हो सकता है, ये हो गया। अब 2 का किसके किसके साथ है, तो 2 का किसके किसके साथ है, 1 के साथ है, 3 के साथ है, 4 के साथ है, 5 के साथ है, ये है। अब 2 और 1 का एज हो ही चुका है, 2 और 1 का हो ही चुका है ना, तो बच कौन कौन सा गया 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 ये बच गया, तो बस ये 3 बच गया, क्योंकि रिपीट नहीं हो सकता है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, इसीलिए 1 नहीं आ रहा है, तो 3, 4, 5 ही बच गए। अब 3, 4, 5 बच गए। अब 3 का किसके किसके साथ हो रहा है, 3 का किसके किसके साथ हो रहा है, 1 के साथ, 2 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ नहीं हो रहा है, 3 के साथ नहीं हो रहा है, तो बच कौन कौन सा गया, 1 और 2 तो पहले से इंक्लूड है, 3 के पास ऑप्शन क्या बचा, 3 के पास ऑप्शन बचा बस 4 का। अब 4 किसके किसके साथ कर सकता है, 4 कर सकता है, 4 के पास ऑप्शन क्या क्या है 2, 3 और 5, ये देखो 2, ये है समझो 3 और ये है 5, 2 और 3, 5, ये 3 के पास ऑप्शन है, तो 2 और 3 तो कर नहीं सकता है क्योंकि ये प्रीवियस है, तो 2, 3 नहीं कर सकता है, बस 5 उसके पास ऑप्शन है, 5 आ गया, यहाँ तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यानी कि ये सही था, ये हो गया सही। अब दूसरा हम लोग फिर अब चेक करेंगे 2 से, अब हम लोग इस 2 का 4 से था ना, हर एक पॉसिबल निकालना है ना, इसीलिए हम लोग हर एक स्टेट को देख रहे हैं, तो 2 से 4 का हम लोग चेक करेंगे, तो 2 से 4 का हम लोग चेक कर रहे हैं, तो क्या होगा 2 से 4 जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 से अगर 4 गया है तो 4 के पास अब क्या क्या ऑप्शन है, तो 4 के पास ऑप्शन क्या है, तो 2, 3 और 5 का ऑप्शन है, तो 2 के पास मतलब 4 के पास क्या क्या ऑप्शन था 3 और 5 का, क्योंकि 2 तो ऊपर है ही, 2 के पास टोटल ऑप्शन क्या था 2, 3, 5 का, 2 ऊपर में था ही, तो क्या होगा तो 3 और 5 बचा, 3 और 5 बचा। 3 के पास क्या क्या ऑप्शन है, 3 के पास ऑप्शन है 1, 2, 4, 1, 2, 4 यही 3 ऑप्शन है, 1, 2, 4, इसमें से 1 और 2 तो है ही इंक्लूडेड पहले, तो 3 के पास बस ऑप्शन क्या बच गया, तो 5 बस ऑप्शन बच गया, तो 5 हम लोग क्लिक किए, 5 ऑप्शन हम लोग
एक सेकंड, 4 के पास ऑप्शन था 3 जाने का, 3 गया। अब 3 के पास ऑप्शन क्या है, इसके पास 3 के पास बस ऑप्शन बच गया इसमें 4, 3 के पास ऑप्शन है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 सारे इंक्लूडेड हैं, तो ये तो बस 5 ऐसे ही हम लोग इंक्लूड कर दिए। ये एक तरह से बैक ट्रैक यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे ये बैक ट्रैक हो जाएगा। तो ये हम लोग बेसिकली यहाँ पे बैक ट्रैक हो गया। अब 4 के पास, अब इसमें ना 4 के पास और क्या ऑप्शन था, एक 5 जाने का ऑप्शन था। अब 5 के पास क्या क्या ऑप्शन है, 5 के पास ऑप्शन है 1, 2 और 4 का, 1, 2 और 4 का। तो 1, 2 और 4 तो पहले से इंक्लूडेड है, तो ये यहाँ पे ये भी बैक ट्रैक हो जाएगा। तो ये दोनों बैक ट्रैक हो गए, यानी कि ये 4 के पास इसमें दोनों बैक ट्रैक हो गए। अब 2 के पास और दूसरा ऑप्शन क्या था, 5 में जाने का। 5 में जाने के पास 5 के पास क्या क्या ऑप्शन है, 1, 2 और 4 ऑप्शन है 5 के पास। तो 1, 2 तो इंक्लूडेड है, तो 4 ही बस एक बच गया, तो 4 बच गया। तो 4, अब 4 के पास क्या क्या ऑप्शन है, 2, 3 और 5, 2, 3, 5, यानी कि 2 और 5 तो है ही इंक्लूडेड। अब 3 बस एक बच गया, तो 3 एक बच गया, तो 3 इंक्लूडेड कर लिए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यानी कि यहाँ तक आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो ये समझो सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये सही हम लोग यहाँ पे अंतिम में क्यों देख रहे हैं ना, क्योंकि देखो अब यहाँ पे ना 5 है, 5 और 1 के बीच में भी ना होना चाहिए ये एज, 5 और 1 के बीच में भी एज होना चाहिए। 5 और 1 के बीच में एज है, तो इसीलिए यहाँ पे ये टिक लगा। हम लोग लास्ट में ही लाके टिक क्यों करते हैं, क्योंकि लास्ट वाले को भी फर्स्ट से चेक करना होता है। 5 और 1 का हम लोग चेक कर रहे हैं, 3 और 1 का हम लोग चेक कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग सबका सॉल्व करेंगे। तो ये एक ट्री जो है ना, ये भी एक बना एग्जाम में आएगा ना, तो एग्जाम में हम लोग को क्या करना है, तो यही एक ट्री बनाना है। हम लोग को ये ट्री ही मेन काम इसका हम लोग ट्री बनाना ही है, ये ट्री बनाना है। और एग्जाम में अगर आएगा तो ये ट्री बनाना है। और ये जो स्टेप जो हम लोग जो इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, इसका हम लोग 2 स्टेप तक कम से कम दिखा देना, क्योंकि उतना बड़ा सॉल्व नहीं करोगे तुम। 10 मार्क में तुम समझो 5 पन्ना का सॉल्व नहीं करने जाओगे, तो इसीलिए 5 पन्ना का अगर तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो तो तुम्हें 2 स्टेप कम से कम मिनिमम दिखाना है। तो 2 स्टेप दिखाने के बाद समझो हम लोग इसको सॉल्व करके, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बिग O ऑफ n फैक्टोरियल, और फिर n फैक्टोरियल ऐसे भी समझ सकते हो ना कि n फैक्टोरियल कैसे आया। समझो एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे समझो 5 ऑप्शन है, मतलब इसके पास। अब इसमें ना 5 में फिल करने का क्या ऑप्शन है, इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है। इस पर पूरा टोटल इसमें टोटल पॉसिबल बता रहे हैं ना कि टोटल परम्यूटेशन कितना है, तो इसीलिए 5 फैक्टोरियल है। ऐसे ही इसीलिए इसको n फैक्टोरियल, तो इसी का हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n की पावर में n, तो इसीलिए एक्सपोनेंशियल भी होता है। तो ये यहाँ तक है समझो हैमिल्टोनियन साइकिल, यहाँ तक पूरा बैक ट्रैकिंग है। अब नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ब्रांच एंड बाउंड का। ब्रांच एंड बाउंड में बस 2 प्रॉब्लम है। तो ब्रांच एंड बाउंड में ना बेसिकली एक 0-1 नैपसैक है, और एक समझो ब्रांच एंड बाउंड में प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। जो हम लोग हैमिल्टोनियन साइकिल पढ़े ना, उसी में बताए थे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में क्या है, इसमें मिनिमम जो हैमिल्टोनियन साइकिल हम लोग बता रहे थे, उसी का जो मिनिमम कॉस्ट का अगर हम लोग बताना होगा तो वो होगा ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये बस 2 प्रॉब्लम है, बाकी उसके बाद फिर ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ का हम लोग देखेंगे, ग्राफ में बस एक फ्लॉयड वार्सल एल्गोरिथम जो है ना, वो बस इंपॉर्टेंट है, तो वो बस एक बताएंगे। वो दोनों मतलब ब्रांच एंड बाउंड एंड ग्राफ का दोनों का हम नेक्स्ट वीडियो में ही बता देंगे, एक ही पार्ट में। तो बस इतना ही है, समझो पूरा बैक ट्रैकिंग में बस इतना ही है।